जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। दोस्तों, कहते हैं कानून अंधा होता है। जो गवाह और सबूत नाम की दो बैसाखियों के ऊपर डिपेंड रहता है। गवाह और सबूतों की बुनियाद पर ही किसी भी आदमी के जीवन मरण का, छूट और फांसी का फैसला डिपेंड होता है। और आज समाज में अनगिनत केस इस तरीके के हैं जो गवाह और सबूतों की बुनियाद पर लोगों के ऊपर थोप दिए जाते हैं, चाहे उनका पूरा जीवन जेल में क्यों न कटे, चाहे उनको फांसी की सज़ा क्यों न हो जाए। और कभी कभार दोस्तों ऐसा तक देखने में आया है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के 10, 5 या 20 साल अमूल ज़िंदगी के इतना समय काट चुका होता है, तब जाकर के किसी अच्छे अधिकारी या अच्छे लॉयर के इंटरफेयर करने के बाद में उस व्यक्ति को प्राणदान या सज़ा से रिहाई मिल पाती है। लेकिन तब तक उसकी ज़िंदगी के वो अमूल गुजरे हुए पल वो दोबारा नहीं मिल पाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं एदिल यादव। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। दोस्तों, अलीगढ़ शहर की एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। प्रमोद और मनोज दो मित्र हुआ करते थे। दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। दोनों का उठना बैठना, खाना पीना एक साथ हुआ करता था। यदि किसी काम के लिए जाते थे तो एक साथ जाते थे, रिश्तेदारी में जाते थे तो दोनों एक साथ जाते थे। उनमें से प्रमोद की शादी हो जाती है और मनोज अभी तक कंवारा था। दोनों कुछ परिस्थितियों के चलते बाहर जाकर के किसी बड़े शहर में जाकर के नौकरी करने का फैसला करते हैं। जैसे कि आज के युवा जो हैं रोज़गार की तलाश में कोई दिल्ली, कोई नोएडा, कोई गुड़गांव, कोई गाज़ियाबाद जाकर के नौकरी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रमोद और मनोज दोनों बाहर निकल जाते हैं नौकरी करने के लिए। और दोस्तों, दोनों मित्र जाकर के एक ही कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं और दोनों की गुजर बसर वहाँ पर होना शुरू हो जाती है। रूम पार्टनर थे, एक ही कमरा लिया हुआ था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोनों की मित्रता शोभा नाम की एक लड़की से होती है और शोभा प्रमोद को अपनी लाइफ में ज़्यादा वरीयता देना शुरू हो गई थी। लेकिन शोभा और प्रमोद का जो संबंध था, सुनने में आया है उन दोनों का जो संबंध था वो कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि एक भाई और बहन जैसा पाक और पवित्र रिश्ता था। वहीं मनोज इस रिश्ते को लेकर के हमेशा प्रमोद के ऊपर व्यंग करता रहता था। प्रमोद के लाख समझाने पर मनोज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, प्रमोद से मनोज ने खुले शब्दों में ये कहा कि तुम्हारे पास भाभी है, सब कुछ है, ऐसा करो मेरी शादी के लिए इस लड़की पर प्रेशर डालो या मेरे किसी तरह से इस लड़की से सीधे कहूँ जिस्मानी संबंध बनवा दो। दोस्तों, मनोज को जब ये बात सुनने में आई तो मुंह बोली बहन के बारे में इस तरीके के शब्द सुन करके उसको एकदम से प्रमोद को मनोज से बहुत बड़ी नफरत हो गई। लाख समझाने की कोशिश की, मनोज कुछ समय के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर ही भीतर वो हैवान पनप चुका था दोस्तों, और मनोज किसी मौके की तलाश में था। एक दिन की बात है, शोभा अपने मुंह बोले भाई प्रमोद से कहती है, भैया मैं आपके साथ आपके रूम पर चलना चाहती हूँ। तो मनोज और प्रमोद खुशी खुशी उस लड़की को अपने साथ ले आते हैं।
और साथ लाने के बाद वहाँ पर एक छोटे मोटे भोज का आयोजन होता है, यानी छोटी मोटी एक पार्टी रखी जाती है। और उस पार्टी के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ जो थे, उनको खरीदने के लिए प्रमोद रूम से बाहर निकल जाता है। इधर मनोज और शोभा कमरा पर अकेले थे। सामान की लिस्ट थोड़ी सी लंबी थी, या प्रमोद को थोड़ा समय गुजर जाता है। इसी बीच प्रमोद के जाने के तत्काल बाद ही मनोज मौका पा करके और शोभा के साथ ज़बरदस्ती पर उतर आता है, और शोभा के लाख विरोध करने के बावजूद उस लड़की के साथ गंदा काम करता है, और गंदा काम करने के साथ साथ तकिया से गला दबा करके शोभा की हत्या कर देता है, और हत्या करके तुरंत कमरा से भाग जाता है। और उसके बाद जब कमरा से बाहर निकल जाता है, तब तक उसको अनुमान लग जाता है कि शायद अब प्रमोद कमरा पर पहुंचने वाला होगा। और इसी बीच हद तो तब हो जाती है कि वो नीच पुलिस को फ़ोन कर देता है और कहता है, सर मैंने अभी अभी उस कमरा से फला नंबर मकान से चीखने की आवाज़ सुनी है, शायद किसी अनहोनी की आशंका। उसके निशानादेही पर पुलिस जब पहुंचती है, तब तक प्रमोद कमरा पर पहुंच चुका था और देख रहा है तो चारपाई पर शोभा की लाश मिलती है। उसी बीच पुलिस पहुंच जाती है और मौका वारदात पर प्रमोद को अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रमोद बहुत गुजारिश करता है, बहुत मेहनतें करता है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। ले जा करके शहर कोतवाली में रखा जाता है, और अब उसके बाद सिलसिला शुरू होता है उसके ऊपर कत्ल और बलात्कार की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का। प्रमोद काफ़ी दुहाई देता है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता है, और फैसला जाकर के कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में सारे सबूत और गवाह प्रमोद के खिलाफ जाते हैं, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के प्रमोद को 100% गुनहगार साबित कर दिया जाता है, और प्रमोद को फांसी की सज़ा होती है। अब वो समय आ जाता है जब प्रमोद को फांसी दी जानी तय हो रही थी, और इसी बीच जेलर साहब के द्वारा जो फांसी का नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग प्रमोद से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि 2 दिन बाद तुम्हारी फांसी होने वाली है, क्या तुम किसी से मिलना चाहोगे, क्या कुछ खाना चाहोगे, या तुम्हारी कोई छोटी मोटी अंतिम इच्छा है जो जेल के नियम के अनुसार हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। ये सुनकर के प्रमोद दहशत में आ जाता है, और एक बार कहता है कि सर यदि आप मेरी अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं तो मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ हम बिस्तर होना चाहता हूँ, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? जो फांसी लगाने वाला पैनल था, जब ये बात सुनता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि लाइफ में किसी कैदी ने, अब तक बहुत सी फांसियाँ हुई थी, लेकिन इस तरीके की डिमांड किसी कैदी ने पहली बार की थी। लेकिन चूँकि जेलर साहब और पूरा पैनल आश्वासन दे चुके थे, और जेल अधिनियम के अनुसार मृतक जिसको फांसी लगाई जाती है उसकी अंतिम इच्छा को पूरी करना ये अंडर रूल है, संविधान में भी लिखा हुआ है। तो प्रमोद की पत्नी के लिए मैसेज दिया जाता है, और जेल के द्वारा जब खत या जो भी जिस तरीके से उसको बुलाया जाता है, तो बताए हुए जो मुकर्रर दिन किया जाता है उस हिसाब से दोनों को एक कमरा में, यानी एक बैरक खाली की जाती है, और दोनों को एक कमरा में रखने की परमिशन जेलर साहब की तरफ से मिल जाती है। मगर जो जेलर थे वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। चूँकि प्रमोद ने इस तरीके की डिमांड की थी, इस तरीके की इच्छा जाहिर की थी, तो जब कोई आदमी अपनी ज़िंदगी के
चंद लम्हे जो बचे हुए हैं उनको गिन रहा होता है, तो उस समय उसके दिमाग में दुर्व्यसन करने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो उसकी अपनी पत्नी से एक रात मिलने वाली इच्छा को लेकर के जेलर साहब के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, और ऐसा सोच करके उस कमरे में एक हिडन वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं, जिसका ट्रांसमीटर जेलर साहब के सीधे ऑफिस में होता है, जिसको स्पीकर के माध्यम से जेलर साहब के ऑफिस में सुना जा सकता है। वहीं पर पूरा पैनल बैठा होता है, और इसी बीच प्रमोद की पत्नी अपने पति के पास पहुंचती है। पति को देख करके सीधे पैरों में गिर जाती है और गले से लग करके बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। समय रात का होता है, बाहर प्रहरी लगे हुए थे। दोस्तों, प्रमोद अपनी पत्नी से कहता है, देखो 2 दिन बाद मेरी फांसी है, मैं मर रहा हूँ और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे इस फांसी से बचा नहीं सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी नज़रों में गुनहगार होकर के मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जेहान में ये चीज़ रहेगी, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम मेरे नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है सो तो है ही, लेकिन मैं मरते समय जो मेरे मन में थी कि अपनी पत्नी तक इस राज को पहुंचा दूं, तो सच्चाई ये है कि जो मृतक शोभा नाम की लड़की थी उसे मैं अपनी लाइफ में बहन का दर्जा देता था। वो मेरी मुँह बोली बहन थी, और मनोज उस पर बुरी नज़र रखे हुए था। मेरे लाख समझाने के बावजूद मनोज को समझ में नहीं आ रहा था, चूँकि मेरी बचपन की दोस्ती थी तो उस दोस्त को अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकता था। और एक दिन मौका पा करके मनोज ने शोभा के साथ गंदा काम ही नहीं किया, बल्कि मनोज ने ही उसकी हत्या की है और फंसा करके मुझे चला गया। इस तरीके से जब प्रमोद अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहा होता है, रो रहा होता है, रो रो करके, गिड़गिड़ा करके, और अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी भी रो रही होती है, और प्रमोद कहता है, मेरे जाने के बाद में तुम धैर्य धारण करना, मैंने गलत नहीं किया था, ईश्वर शायद पूर्व जन्म के मेरे कुछ पाप होंगे जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, और यदि मैं अपनी जगह पर सही हूँ तो हो सकता है कि आपकी मेरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल हो सकता है आपकी लाइफ में आपको कहीं दूसरी तरीके से मिल जाए। और नाना तरीके से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय पर जो वॉइस रिकॉर्डर, जो वॉइस ट्रांसमीटर लगा हुआ था, वहाँ पर जो जेलर साहब के ऑफिस में जो स्पीकर लगा हुआ था, उस पर वो सारी बातें जेलर साहब ही नहीं, पूरा पैनल इस बात को सुन रहा था। और रात भर उन लोगों में, दोनों पति पत्नी में इस तरीके की बातें होती रहती हैं। जब सुबह का समय होता है, पत्नी को बाहर निकालना जाता है, और उसी बीच जेलर साहब और फांसी देने वाली जो पूरी टीम होती है, उन लोगों को अब पक्का यकीन हो चला था कि प्रमोद बेगुनाह है, इसको फंसाया गया है। बात आला अधिकारियों के संज्ञान में दी जाती है, और पुनः कई टीमें गठित की जाती हैं, और सर्वेलांस के माध्यम से और अन्य कई पुलिस टीमों के माध्यम से मनोज को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, जब मनोज पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, और उसको पकड़ करके जब पुलिस उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है, तो 3rd डिग्री से मनोज टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर क्या था, जब मनोज अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो प्रमोद की वाइज्जत रिहाई होती है, और इस तरीके से एक अच्छे अधिकारी के शुभ विवेक के चलते हुए एक बेगुनाह फांसी लगने से बच जाता है, और एक परिवार टूटने से बच जाता है। जैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कह रहा था, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। दोस्तों, बेशक कानून अंधा है, बेशक गवाह और सबूत की बैसाखियों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की अदालत में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हुआ है। तो कैसी लगी मेरी आज की ये कहानी, और इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा उद्देश्य, मेरा प्रयोजन
यही था कि उस ईश्वर की सत्ता में भरोसा रखिएगा और हमेशा सद्मार्ग पर चलते रहिएगा। यदि आप अपनी जगह पर सही हैं तो ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। हो सकता है सच थोड़ी देर के लिए कमज़ोर तो पड़ सकता है, लेकिन सच को परास्त नहीं किया जाता। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्यारी सी राय देते रहें। आप क्या सुनना पसंद करते हैं, किस तरीके की स्टोरी जो मेरे व्यूवर हैं वो मेरे लिए भगवान के बराबर हैं। आप लोगों की राय मेरे लिए, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए भगवान के आशीर्वाद के बराबर है। बहुत जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।